नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता की घोषणा की। अब से थोड़ी देर में ओडिशा का दौरा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ऋण दरों में कमी की। आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 3 महीने बढ़ाई। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विश्व जैव विविधता के संरक्षण में भारत का योगदान 8%। घरेलू विमान यात्रा सोमवार से शुरू होगी। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मस्कट, दोहा, रियाद, बहरीन और दुबई में फंसे भारतीयों को आज 7 उड़ानों के जरिए वापस लाया जाएगा। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी चारू सक्सेना। केंद्र अम्फन के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीषण समुद्री तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में हुई प्रशासनिक बैठक के बाद ये घोषणा की। भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि एक केंद्रीय दल जल्द ही नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य में पहुंचेगा। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। 45 मिनट की इस उड़ान के दौरान दोनों नेताओं ने मिनाखा, नामखाना, हिंगलगंज, गोसाबा, बशीरहाट और सुंदरबन के बड़े इलाके में चक्रवात अम्फन से हुए विनाश को देखा। बाद में बशीरहाट में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विनाश के बारे में एक प्राथमिक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपते हुए उनसे पुनर्निर्माण कार्यों के लिए समुचित केंद्रीय मदद की मांग की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य सरकार द्वारा मांगी गई केंद्रीय मदद को पूरा करने का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फन से हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। कोलकाता से अरिजीत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरे पहर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेंगे। वे ओडिशा में तूफान अम्फन से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में एक समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर को भुवनेश्वर बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वे हवाई मार्ग से तूफान से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का अनुध्यान करेंगे। इसके बाद भुवनेश्वर में समीक्षा बैठक होने की जानकारी है। बैठक में राहत और पुनर्वास के पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार की तरफ से उड़ीसा को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया था। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आज बात की। उन्होंने संकट की इस घड़ी में उड़ीसा के लोग पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ पूर्ण एकजुटता के साथ खड़े होने की बात कही। उन्होंने इस गंभीर स्थिति से उबरने के लिए पश्चिम बंगाल को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक।
तूफान अम्फन से ओडिशा में भी बहुत तबाही हुई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि ओडिशा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों में 24 से 48 घंटों में सामान्य स्थिति बहाल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने तूफान के बाद की स्थिति की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंध समिति की बैठक की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत उड़ीसा में कम नुकसान और अगर ज्यादा नुकसान थोड़ा माना जाए तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ है और वहां के कुछ जिलों में। अभी जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें पहला काम हो रहा है कि रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। पेड़ जो गिरकर कटे पड़े हुए हैं उनको काटा जा रहा है ताकि रास्ते और आवागमन शुरुआत हो सके। श्री प्रधान ने कहा कि गृह मंत्रालय का दल संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें अब भी काम में जुटी हैं। एसएन प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगभग 5 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिन्हें शिविरों में रहने को कहा गया था। श्री प्रधान ने कहा कि तूफान के बारे में मौसम विभाग का अनुमान पूरी तरह सटीक रहा। इससे एनडीआरएफ को तूफानग्रस्त क्षेत्रों में जान माल के नुकसान को न्यूनतम करने की मदद मिली। बांग्लादेश में अम्फन तूफान से 1100 करोड़ टके का नुकसान हुआ है। 26 जिले तूफान से प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री एनामुर रहमान ने बताया कि तूफान में वहां से कम 10 लोगों की मृत्यु हुई है। श्री रहमान ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख टके देने की घोषणा की। क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निर्माण स्थानीय प्रशासन कराएगा। कृषि मंत्री डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि तूफान से 1.76 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसल को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि समय पर तूफान के पूर्वानुमान से फसलों को हुए नुकसान को कम किया जा सका है, लेकिन आम और लीची की फसल को अधिक क्षति पहुंची है। पर्यावरण मंत्रालय ने सुंदरबन क्षेत्र में नुकसान का जायजा लेने के लिए 4 समितियां बनाई हैं। इस बीच सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव कार्यों में जुटी हैं। तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सेना, वायुसेना और नौसेना ने चिकित्सा सहायता, आपात राहत और बचाव सेवाएं पहुंचाना शुरू किया है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 4.4% से घटाकर 4% कर दी है। रिवर्स रेपो दर में भी कमी की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मीडिया को इसकी जानकारी दी। On the quantum of reduction, the MPC voted with 5:1 majority to reduce the policy repo rate 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि आज घोषित उपायों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं बाजार के कामकाज में सुधार लाना, आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना। शक्तिकांत दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पहली छमाही में मुद्रास्फीति की दर स्थिर रहेगी, लेकिन दूसरी छमाही में कम होकर 4% हो सकती है। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की है। 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months. That is from 1st March to 31st August 2020. This will provide considerable amount of ease and this will facilitate easier cash flow management by the borrowing entities. रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए की ऋण व्यवस्था की भी घोषणा की। शक्तिकांत दास ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण निजी खपत में बहुत कमी आई है, जिससे निवेश कम हुआ है और आर्थिक गतिविधियों में मंदी की वजह से सरकार के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ा है। दलहन के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, जिस कारण आयात शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि कंपनियों को बैंकों से उनकी फंडिंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए बैंकों की ग्रुप एक्सपोजर सीमा को 25 से बढ़ाकर 30% किया गया है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। कोविड-19 के प्रभाव के बारे में बात करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि नकारात्मक रही है। इस निराशा भरे वातावरण के बीच आरबीआई ने कहा कि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों ने अन्न उत्पादन में 3.7% की वृद्धि दर्ज की है और यह एक आशा की किरण है। 1 अप्रैल से 2020-21 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी 9.2 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है। 15 मई तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 447 बिलियन US डॉलर्स है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में कमी का स्वागत किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन उपायों से कोरोना महामारी के दौरान मांग में बढ़ोतरी होगी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समुचित दरों पर ऋण मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इन उपायों से आर्थिक दबाव कम होगा और वित्तीय उपलब्धता बढ़ेगी। कई वाणिज्यिक और औद्योगिक संगठनों ने रिजर्व बैंक द्वारा आज दरों में की गई कटौती का स्वागत किया है। एसोचैम के महानिदेशक दीपक सूद ने कहा कि कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाने के लिए बैंक ने कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कटौती एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे ऋणों के भुगतान में बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा कि रेपो दर में 40 आधार अंकों की कटौती से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि बैंक द्वारा किए गए उपाय बहुत सामयिक हैं। फिक्की के महासचिव दिलीप चिनॉय ने रिजर्व बैंक की घोषणाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इससे उद्योग जगत और समूची अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा। आज सुबह जो आरबीआई गवर्नर ने जो घोषणा की है, रेपो रेट घटाने का, रिवर्स रेपो रेट घटाने का और बैंक्स के जो लोन्स है उनका 3 महीने का मॉनिटोरियम एक्सटेंड करने का, वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा जो एक्सिम बैंक जो क्रेडिट फैसिलिटी दी हुई है डॉलर स्वैप के लिए और जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए जो सुविधा दी है 15 मंथ के लिए उसको जो एक्सटेंशन दिया है वो बहुत फायदेमंद होगी। ये आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के बाद जो आज आरबीआई गवर्नर ने घोषणा की है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होगी और जो लोग हैं सब मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उनके जो लोन रीशेड्यूलिंग में काफी फायदेमंद होगी। फिक्की इसका स्वागत करता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता की घोषणा की। अब से थोड़ी देर में ओडिशा का दौरा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ऋण दरों में कमी की। आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 3 महीने बढ़ाई। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विश्व जैव विविधता के संरक्षण में भारत का योगदान 8%। घरेलू विमान यात्रा सोमवार से शुरू होगी। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मस्कट, दोहा, रियाद, बहरीन और दुबई में फंसे भारतीयों को आज 7 उड़ानों के जरिए वापस लाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व के भूमि संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी 2.5% है। मानव और मवेशी आबादी में यह हिस्सेदारी 16% है। भारत ने विश्व की जैव विविधता में करीब 8% योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में विश्व को परिवार समझने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दिया गया है। We are the country where biodiversity is welcome, where nature is welcome, and this year which is the super year for biodiversity. Our message is nature will provide the solutions. Let us be with the nature. That is the message today India wants to give to the world. श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में अनेक विश्वविद्यालय जैव विविधता में प्रमाण पत्र और डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं।
उन्होंने कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप पाठ्यक्रम का भी शुभारंभ किया। देश में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 1,18,447 हो गई है। इस महामारी से 3,583 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 66,330 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। अभी तक 48,533 व्यक्ति उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए देश भर में अब तक 27,19,434 नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,03,514 लोगों की जांच की गई। इस बीच आईसीएमआर जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है। अब तक कोविड-19 की जांच के लिए 579 जांच केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 401 सरकारी और 178 निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के दौरान और उसके बाद की अवधि के लिए टीकाकरण सेवाओं के बारे में परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण के सभी क्षेत्रों में नवजात शिशुओं का टीकाकरण जारी रहेगा। इस काम के लिए टीकाकरण सेवाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। कंटेनमेंट और बफर क्षेत्रों को पहले वर्ग में रखा गया है, जबकि दूसरे वर्ग में बाकी के क्षेत्र होंगे। टीकाकरण के दौरान किसी भी जगह पर 5 से ज्यादा लोगों को जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति के बीच 1 मीटर की दूरी अनिवार्य होगी। गुजरात में कल कोविड-19 से 371 नए संक्रमितों का पता चलने के बाद रोगियों की कुल संख्या बढ़कर 12,910 हो गई। राज्य में इस महामारी से 773 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कल 24 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि अहमदाबाद में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में 3,300 मरीज कोविड-19 से पूरी तरह से ठीक हुए हैं, जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। शहर में अभी भी कोविड-19 के 5,500 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज चल रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि राज्य में डिस्चार्ज दर बढ़कर 42.50 हो गई है। राज्य के डांग और मोरबी इन 2 जिलों में कोविड-19 के कोई सक्रिय मामले नहीं है, जिन्हें कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। पंजाब में मोहाली, संगरूर, फिरोजपुर और मोगा जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। पृथकवास केंद्रों से सभी रोगियों को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। अब इन 4 जिलों में एक भी मामला सक्रिय नहीं है। पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने इन जिलों में कोरोना वायरस के सभी रोगियों के स्वस्थ होने पर संतोष व्यक्त किया है। श्री सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस महामारी का प्रसार रोकने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है। कोविड-19 महामारी के बीच झारखंड से एक अच्छी खबर है। राज्य के गिरिडीह जिले में कोविड-19 संक्रमण के दौरान साबुन और सैनिटरी पैड बैंक बाल संसद की बच्चियों द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसकी काफी तारीफ हो रही है। एक रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के सरिया अनुमंडल के राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंद्रमाणी की छात्राओं द्वारा कोविड-19 संक्रमण जैसी विषम परिस्थितियों में साबुन बैंक और सैनिटरी पैड बैंक को संचालित कर लॉकडाउन के दौरान सूबे के गरीब और जरूरतमंद महिलाओं की काफी मदद कर रहा है। स्कूली छात्राओं द्वारा बाल संसद का गठन किया गया था और सभी बच्चे अपने जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर साबुन और सैनिटरी पैड स्कूल में दान देकर बैंक बनाते थे। मुश्किल की इस घड़ी में कोविड-19 संक्रमण के दौरान चंद्रमाणी स्कूल के बाल संसद सदस्यों ने जरूरतमंद महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड और साबुन बांटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपने को साकार करते हुए सूबे की महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए बच्चियों के इस प्रयास की हर तरफ तारीफ हो रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश प्रभाकर के साथ मैं रांची से शिल्पी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबके लिए रोजगार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मजदूरों को मनरेगा रोजगार कार्ड वितरित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम प्रशासनिक समितियों के प्रमुखों के साथ बातचीत भी करेंगे।
अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों तथा रोजगार की तलाश में बाहर गए श्रमिकों को वापस आने पर उनके गांव और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए मनरेगा योजना के तहत बड़े स्तर पर रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इन कार्यों से नए श्रमिकों को भी जोड़ा जाएगा। वर्तमान में प्रदेश की 22,695 ग्राम पंचायतों में 19,92,000 मजदूर काम कर रहे हैं। कोरोना संकट के समय 1 अप्रैल से लेकर अभी तक 35,45,000 से अधिक मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया गया है। इनमें 42.2% महिलाएं भी शामिल हैं। इस बीच विभिन्न प्रदेशों में फंसे मध्य प्रदेश के 4,82,000 श्रमिक अब तक वापस आ चुके हैं। वहीं अभी तक 1 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भी वापस भेजा जा चुका है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में काम करने वाले लगभग 250 तमिल श्रमिक आज एक विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से त्रिची पहुंचे। ये लोग त्रिची, तंजावुर, मयिलादुथुराई और नागापट्टनम समेत कावेरी डेल्टा के 10 जिलों के मूल निवासी हैं। त्रिची के 47 श्रमिकों को एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में क्वारंटीन किया गया है। अन्य जिलों के श्रमिकों को राज्य परिवहन निगम की बसों से उनके जिलों तक ले जाया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय कार्यक्रम में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय से अवगत कराता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के न्यूरो साइंसेज सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर एमवी पद्मा का मानना है कि लोगों को सुरक्षित रहने और कोविड-19 के फैलाव की श्रृंखला को तोड़ने के लिए घर पर रहने की आवश्यकता है। A virus has invaded our earth. It has invaded us. And there are a zillion concerns. There are concerns about our survival, about food, about education, about career, about profession, about our movements. But these are questions for the first time in 3 generations that we are facing. But they're of relevance only if we are alive. To stay alive, stay home. एम्स के ही मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर नीरज निश्चल ने घर पर रहने की सलाह का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डाला। This is a new virus, so it has got a very big ego. It will not come to your house unless you go out and invite it. So stay home, stay safe. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक महत्वाकांक्षी पहल के तहत जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज सामुदायिक रेडियो पर बातचीत करेंगे। शाम 7 बजे ये बातचीत देश भर के सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की पूरे देश के कम्युनिटी रेडियो के साथ बातचीत। आप लोग ऐसे दिनों में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे जगह जगह से रिपोर्ट मिलते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं ये कहूंगा कि कोविड के संकट का सामना करने में कम्युनिटी रेडियो भी अपनी भूमिका निभा रहा है और इसके लिए और क्या कर सकते हैं इसकी चर्चा करना ही मेरे आने का उद्देश्य था। आप सबका स्वागत है। इस बातचीत का प्रसारण शाम 7 बजे से सभी कम्युनिटी रेडियो पर किया जाएगा। इसे आप FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज, AIR न्यूज 24x7 पर शाम 7:30 बजे हिंदी में और 9:10 पर अंग्रेजी में सुन सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर उपलब्ध हैं। समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार से घरेलू उड़ानों को फिर शुरू करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के कारण घरेलू उड़ानों पर 25 मार्च से रोक लगा दी गई थी। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में बताया कि घरेलू उड़ानों का संचालन स्वीकृत योजना के अनुसार सीमित मात्रा में होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें फिर शुरू करने के बारे में एयरलाइंस, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा कोविड-19 के लक्षण वाले व्यक्तियों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी। सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एक विवरण पत्र भरना होगा या उन्हें आरोग्य सेतु ऐप से इसकी जानकारी देनी होगी। मंत्रालय ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपने उड़ान के निर्धारित समय से 2 घंटा पहले हवाई अड्डा पहुंचे। विमान के उड़ान भरने से 1 घंटा पहले यात्री विमान में चढ़ना शुरू करेंगे और उड़ान भरने के 20 मिनट पहले
विमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यात्रियों को सामाजिक दूरी के पालन के साथ साथ मास्क पहनने जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों मस्कट, दोहा, रियाद, बहरीन और दुबई से 7 उड़ानों से आज 1000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटेंगे। एक रिपोर्ट। आज दुबई से श्रीनगर के लिए वंदे भारत उड़ान के तहत लगभग 150 लोगों के वापस लौटने की उम्मीद है। वरिष्ठ नागरिकों, मेडिकल इमरजेंसी केसेस, गर्भवती महिलाओं और जिनकी नौकरियां जाती रही, उन्हें भेजने में प्राथमिकता दी जा रही है। खाड़ी देशों से जम्मू कश्मीर के लिए ये पहली उड़ान है। इसके अलावा दुबई से 2 और उड़ानें निर्धारित हैं, एक कोची और दूसरी हैदराबाद के लिए। दोहा से बेंगलुरु, बहरीन से तिरुवनंतपुरम, मस्कट से कन्नूर और रियाद से विजयवाड़ा होते हुए हैदराबाद की उड़ानें भी निर्धारित हैं। आज इन विशेष विमानों द्वारा 1000 से भी ज्यादा भारतीय खाड़ी देशों से घर वापस आएंगे। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 5 उड़ानें आज केरल में पहुंच रही हैं। इनमें खाड़ी क्षेत्र से 4 और लंदन से 1 उड़ान शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जॉर्डन के अम्मान में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर एक विमान आज सुबह कोच्चि पहुंचा। मस्कट से कन्नूर, बहरीन से तिरुवनंतपुरम और दुबई से कोच्चि तक आज शाम तक उड़ानें पहुंच रही हैं। वंदे भारत मिशन के तहत आज एक विशेष उड़ान आज जयपुर पहुंची। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन सभी प्रवासियों की हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग के बाद इन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेजा जाएगा। इसके लिए जयपुर जिला प्रशासन ने हवाई अड्डों के निकट होटलों का प्रबंध किया है। इसका खर्चा प्रवासी वहन करेंगे। वंदे भारत अभियान के तहत मालदीव की राजधानी माले से कर्नाटक के बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया की पहली उड़ान आज दोपहर बाद रवाना हो रही है। इसमें लगभग 150 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। एयर इंडिया का एक और विमान कल माले से दिल्ली आएगा। माले में भारतीय उच्चायोग ने बताया कि स्वदेश लाए जा रहे लोगों में मालदीव सरकार द्वारा निर्वासन का सामना करने वाले आपदा चिकित्सा की आवश्यकता वालों, गर्भवती महिलाओं, फंसे पर्यटकों और मृत्यु जैसी पारिवारिक आपात स्थिति वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पहले समुद्र सेतु अभियान के तहत भारतीय नौसेना के 3 जहाजों में लगभग 1,500 भारतीय नागरिकों को पड़ोसी देशों से लाया गया था। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। शहर में न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम लगभग 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तापमान 29 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और भारी वर्षा का अनुमान है। तापमान 24 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मौसम पर नजर डालें तो जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहाँ आसमान साफ रहने लेकिन शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री रहने का अनुमान है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। गिलगिट में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहा, यहाँ अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में मुख्यतः आसमान साफ रहने लेकिन दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। यहाँ न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। समाचार कक्ष से अंजू सेठिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की अग्रिम सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री ओडिशा पहुंच गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ऋण दरों में कमी की। आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए ऋणों के पुनर्भुगतान की अवधि 3 महीने बढ़ाई। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विश्व जैव विविधता के संरक्षण में भारत का योगदान 8%। घरेलू विमान यात्रा सोमवार से शुरू होगी। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों और हवाई अड्डों के लिए दिशा निर्देश जारी किए।
मस्कट, दोहा, रियाद, बहरीन और दुबई में फंसे भारतीयों को आज 7 उड़ानों के जरिए वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।